एब्रॉड काम करने के लिए 2.25 करोड़ रुपए एनुअल पैकेज ऑफर किया और भारत में काम करने के लिए 1,80,00,000 रुपए का पैकेज ऑफर किया। आज ही 21 साल की उम्र पूरी की है सोमू ने। ये है कि इंटरव्यू में आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस इतने नहीं पूछे जाते हैं, आपसे फिलोसफिकल क्वेश्चंस वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं। सबसे उनका नाम, उनका रोल नंबर और उनकी रैंक्स जो हैं वो पेपर में लिखवाते हैं। बिल्कुल। और फिर बोलते हैं कि ये पेपर तुम फाड़ दो। फर्स्ट ईयर में अपने एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश करवा दिया था एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में कि आपका पास्ट आपका फ्यूचर तय नहीं करता है, आपका प्रेजेंट आपका फ्यूचर तय करता है। तो जो फेलो IITians हैं जो शायद इस इंटरव्यू को देखें, उनके लिए यही है मैसेज कि टाइम जोन क्लैश होता होगा। हाँ, तो सर आप आंखों के नीचे काले गड्ढे देख पा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। कहते हैं कि अगर हीरे की चमक रखता है तो मुझसे अंधेरे में मिल, रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। कि किसान जितना खुश अपनी लहलहाती हुई फसल को देख करके होता है, एक टीचर उतना ही खुश अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ता हुआ देख करके होता है। तो केवल और केवल मेरी तैयारी, जेई का सिलेक्शन वहीं तक नहीं, PCP का रोल मेरे जीवन को ढालने में भी काफ़ी अच्छा है। कि प्रिंस की अग्रणी संस्था PCP से जो बच्चे जेई में जाएंगे उनके लिए एक बूट कैंप, 1 महीने का ट्रेनिंग कैंप, ताकि वो IITs में जाकर के वहाँ का मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकें और एक बहुत अच्छे प्लेसमेंट के साथ बाहर निकल सकें। तो यूँ ज़मीन पे बैठ के क्या आसमां देखता है, परों को खोल के जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ, आज के भारतीय समाज में ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने अपने परों को इस मानित खोल करके खुली हवा में उड़ान भरी है कि पूरा समाज आज उनको सलाम कर रहा है। नमस्कार, प्रिंस एजुकेशन हब सीकर से मैं ओंकार मोड, और आज मेरे साथ मुखातिब होने के लिए एक ऐसी होनहार प्रतिभा मौजूद है जिसको मैं 2.25 करोड़ रुपए का बर्थडे बॉय कर रहा हूँ। हमारे बीच प्रिंस एजुकेशन हब के पूर्व छात्र सोमू प्रजापति मौजूद हैं, जिनका हाल ही में क्वांटबॉक्स कंपनी ने IIT कानपुर से कैंपस प्लेसमेंट किया है और एब्रॉड सिंगापुर में काम करने के लिए आपको 2.25 करोड़ रुपए का एनुअल पैकेज ऑफर किया है और भारत में काम करने के लिए 1,80,00,000 रुपए का एनुअल पैकेज आपको ऑफर किया है। तो सबसे पहले तो सोमू, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ पूरे प्रिंस परिवार की ओर से। सोमू, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका कैंपस प्लेसमेंट IIT कानपुर से हुआ जी, और जैसा कि आपने ये बताया कि सुबह 4 बजे 1 दिसंबर 2021 को आपको फाइनली 4 घंटे के लंबे इंटरव्यू के बाद कंपनी ने एब्रॉड काम करने के लिए 2.25 करोड़ रुपए एनुअल पैकेज ऑफर किया और भारत में काम करने के लिए 1,80,00,000 रुपए का पैकेज ऑफर किया। आपने एब्रॉड पैकेज को नहीं चुन करके भारत में काम करने को प्राथमिकता दी, जबकि पैसा उसमें ज़्यादा था जी। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है कि अभी तक मैं ये चीज़ सीख चुका हूँ कि जो पैसा है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। जो ज़्यादा ज़रूरी होता है वो ये होता है कि आप लोगों के जीवन में वैल्यू कितनी ऐड कर रहे हैं। और ये चीज़ मैंने कैंपस में सीखी और मैंने जहाँ इंटर्नशिप की थी, तो मैं जिस स्टार्टअप में काम कर रहा था, मैंने वहाँ से ये चीज़ सीखी कि जो चीज़ एक्चुअली मैटर करती है वो ये है कि आप लोगों के जीवन में कितनी वैल्यू ऐड करते हैं। तो भारत में रह कर के भारत के लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड मतलब ऐसे करना, वो मेरा एक लक्ष्य है और मैं खुद का स्टार्टअप खोल के भारत में रोज़गार देना चाहता हूँ। और वही है कि आप अभी इस इतने कम उम्र में आप इतना ज़्यादा जो है पैकेज उसके पीछे ना भाग करके केवल और केवल लोगों के जीवन में आप वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं उसके बारे में अगर आप वो सोचेंगे तो अपने आप आएगा जवाब कि इंडिया में क्यों रहना मैंने किया प्रेफर रेदर देन गोइंग टू सिंगापुर। थैंक यू सोमू, आपकी बातें सुनकर के यूँ लग रहा है कि आप एक आदर्शवादी युवा हैं, क्योंकि आपका मानना है कि पैकेज के पीछे नहीं भाग करके आप लोगों के जीवन में कितने वैल्यू ऐड करते हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक कवि ने बहुत खूबसूरत लिखा है कि देश नहीं बनता झूठे भाषण वादे नारों से, देश नहीं बनता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से, देश नहीं बनता कोठी कपड़े कारों से, देश बनता है ऊंची सोच, ऊंचे विचारों और ऊंचे संस्कारों से। ये भारत की भूमि का सौभाग्य है कि आज भी यहाँ आप जैसे ऊंची सोच, ऊंचे विचारों और ऊंचे संस्कारों के युवा मौजूद हैं, जो बड़े पैकेज को ठुकरा कर देश की सरजमी की सेवा करने के लिए, देश के युवाओं में आदर्श स्थापित करने के लिए और देश के लोगों में वैल्यू ऐड करने के लिए काम करना चाहते हैं। जी सर। सोमू,
आपका ये जो प्लेसमेंट है वो आईआईटीज के इतिहास का सबसे बड़ा कैंपस प्लेसमेंट है। तो सवेरे 4 बजे आपका कैंपस प्लेसमेंट हुआ, जी सर। पूरी रात भर आप जागे हुए थे, तो उसके बाद अगले दिन पूरे दिन सोए या एक अलग से उत्साह के साथ अगला पूरा दिन जिया? एक अलग सा उत्साह था, बहुत सारे मेरे गुरुजन थे, आप लोग थे, सबसे बात की और काफ़ी सारी बधाइयाँ आ रही थी, तो मैं तो नहीं सो पाया था अगले दिन भी। तो अगले दिन भी लगभग मैं आधी रात तक जगा था, उसके बाद ही मैंने अच्छे से नींद ली थी। अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। देखिएगा, सवेरे 4 बजे आपको फाइनल प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन मिलती है और सवेरे 7 बजे आपका कॉल संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सुंडा सर के पास आ जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं ये लगा था कि इस कैंपस प्लेसमेंट में मेरे पुराने इंस्टीट्यूट जहाँ से मैंने जेई के लिए प्रिपरेशन की थी, आपकी ऑल इंडिया 949 जनरल कैटेगरी की रैंक थी, अपने आप में बड़ी रैंक थी। उसके बाद आप आईआईटी कानपुर पहुंचे, कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपने चूज किया और उसके बाद में फाइनली कैंपस प्लेसमेंट पाया। तो आपको ये लगा होगा कि प्रिंस एजुकेशन हब की और पीसीपी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मेरे इस बड़े अचीवमेंट में है। उसको किस रूप में आप बताना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो सबसे फोरफ्रंट चीज़ जो सबको दिखाई दे रही है वो ये है कि मेरा सिलेक्शन और मेरी रैंक जो है उसमें सबसे जो अच्छा रोल है वो इस कोचिंग का ही है, वो पीसीपी प्रिंस के मैनेजमेंट का ही है। यहाँ के डायरेक्टर सर, यहाँ के एमडी सर, आप सब लोग, सब ने काफ़ी सपोर्ट किया, फैकल्टीज़ अच्छी थी काफ़ी ज़्यादा। जितना भी मेरे को दिया गया रिसोर्स वो काफ़ी ऑप्टिमली दिया गया और उसी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रुकूँगा। बात महत्वपूर्ण ये है कि इसके बाद कॉलेज में जाकर के कॉलेज की लाइफ आपकी कैसे जाती है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके फाउंडेशंस हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं और आप खुद पे कितना कॉन्फिडेंट हैं। और वो जो कॉन्फिडेंस है वो गेन करने का एक बहुत अच्छा जो एनवायरनमेंट था वो मेरे को यहीं से मतलब कि वो दिया गया था। तो केवल और केवल मेरी तैयारी, जेई का सिलेक्शन वहीं तक नहीं, पीसीपी का रोल मेरे जीवन को ढालने में भी काफ़ी अच्छा है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है और इसलिए सबसे पहले मेरे जितने भी टीचर्स थे, मैंने सबसे पहले पीयूष सर से ही बात की थी, उनको ही मैंने कॉल किया था और उनको ही बताया पहले था कि मम्मी पापा से बात की या पहले पीयूष सर से बात की? पहले पापा को कॉल किया था मैंने सुबह 5 बजे। सेकंड कॉल पीयूष सर को किया? हाँ, मतलब उसके बाद मैं एक्चुअली वेट कर रहा था क्योंकि सुबह के 4 बजे थे, तो मैं वेट कर रहा था कि ये कब जागेंगे और मैं इनको बताऊंगा कि सर हमारा प्लेसमेंट हो चुका है। भैया देखिए, किसान जितना खुश अपनी लहलहाती हुई फसल को देख करके होता है, एक टीचर उतना ही खुश अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ता हुआ देख करके होता है। तो उसके बाद में पीयूष सर भी पूरे दिन इतने खुश थे, सभी को कॉल करके बता रहे थे, मीडिया में न्यूज़ भेज रहे थे कि हमारे स्टूडेंट ने बहुत बड़ा अचीवमेंट पाया है। तो सोमू, ये बड़े अचीवमेंट वाला बड़ा इंटरव्यू रहा होगा क्योंकि 4 घंटे आपका इंटरव्यू चला। जी सर। इन 4 घंटे के लिए आपने तैयारी कैसे की थी इंटरव्यू के लिए, क्योंकि बड़ी तैयारी आपको करनी पड़ी होगी? जी, तो इंटरव्यू के लिए सबसे पहले तो ये है कि इंटरव्यू में आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस इतने नहीं पूछे जाते हैं, आपसे फ़िलोसफिकल क्वेश्चंस वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो अब जैसे किसी भी सब्जेक्ट को आप उठाई हैं तो केवल और केवल उसमें 2 + 2 = 4 ये आपसे कोई नहीं पूछेगा क्योंकि आप आईआईटी के स्टूडेंट हैं, आपको आता होगा। जो चीज़ पूछी जाती है वो ये कि 2 + 2 का क्या महत्व है। तो इंसान में मतलब कि जैसे कि जो गिनती का क्या है महत्व, उसके पीछे की फ़िलॉसफी जो पूरी है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे वो एक्चुअली पूछते हैं। तो उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और ऐसा था कि मैं और इस चीज़ के लिए मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्डअप करने के लिए, खासकर इंग्लिश में वार्तालाप करने के लिए, मैं लगभग रोज़ 4 घंटे मॉक इंटरव्यूज़ देता था। और मेरी एक जूनियर थी, मतलब है अभी भी, और मैं उसके साथ मतलब उसको मैं कोई भी एक सब्जेक्ट उठा करके इंग्लिश में पूरा सिखाता था। तो अब जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स मतलब के लीजिए, तो मैं उसको पूरी बुक ऐसे रीड आउट करके एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब चीज़ें मैं उसको इंग्लिश टू इंग्लिश सिखाता था। और उससे एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई कि आंसर है वो कैसे करना है। तो जब भी क्वेश्चन आपके पास आएगा तो उसको कैसे आपको स्टेप वाइज ब्रेक करके फिर आगे उसका पूरा उत्तर देना है। और फिर उसके बाद डे टू डे लाइफ की जो कॉन्वर्जेसन है वो मेरी स्ट्रॉन्ग इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने यूएसए में इंटर्नशिप एक मतलब कि की थी। मैं अभी भी उनसे जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ पे मैं एआई लीड कर रहा हूँ। तो वहाँ पे भी हमारा काम यूएस के क्लाइंट्स को हैंडल करना था और यूएस के टाइम जोन में काम करना था। तो उनसे बात करके वहाँ की मीटिंग्स और ये सब, इससे सर थोड़ी इंग्लिश इम्प्रूव हुई और उस चीज़ ने बहुत हेल्प की है मेरी।
तो इंटरव्यूज़ में मेरे को अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पे बहुत ध्यान नहीं देना पड़ा और केवल अपना जो दिमाग था वो केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने में चल रहा था, रेदर देन कि मैं उस चीज़ को कैसे बोलूँ उस पर। बिल्कुल। तो धन्यवाद। सोमो, IITs और IIMs जो हैं वहाँ एक स्टूडेंट को ओवरऑल ग्रूम करने के लिए बहुत सारे क्लब्स होते हैं। IIT में भी मेरे ख्याल से करीब 20-25 क्लब रहे होंगे। जी सर। आपने अपनी पर्सनैलिटी को ओवरऑल डेवलप करने के लिए क्लासरूम स्टडी के अलावा बाकी जो एडिशनल एमिनिटीज़ हैं उनका कितना फ़ायदा लिया, कितने क्लब से आप जुड़े हुए रहे होंगे? जी सर। तो सिंस जब भी आप कॉलेज में जाते हैं, आप एक नए बच्चे होते हैं, बहुत ऊर्जावान होते हैं और आप सब कुछ करना चाहते हैं जो कॉलेज में आपके लिए होता है। तो मैंने सारे क्लब्स ट्राई किए थे। मैं एक रात सब में जाके आता था कि इस क्लब में क्या हो रहा है, उस क्लब में क्या हो रहा है, एस्ट्रोनॉमी सारे क्लब क्लब में। ट्राई किया आपने? हाँ, सारे क्लब ट्राई किए, एक बार तो मैं सब। यानी क्यूरियोसिटी हमेशा से जेल में काफ़ी ज़्यादा थी। हाँ, मेरे को ऐसा था कि अब जैसे हमारे पास खुद का एक वो टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप से एकदम वो मतलब वो जुपिटर देखना है तो उसको टेलीस्कोप से देख रहे हैं। और फिर ऐसे करके क्लब्स थे, क्लब्स में जाके ट्राई किया था। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे को ये बात समझ में आई कि लाइफ में सब कुछ आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ एक दो चीज़ें जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है उनको परस्यू करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद मैंने अपना इंटरेस्ट जिसमें रखा था उसमें सबसे टॉप मोस्ट था एथलेटिक्स, क्योंकि ये चीज़ एक्चुअली मेरे को प्रिंस ने सिखाई है कि आपका स्वास्थ्य जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो मैं एथलेटिक्स करता था, स्प्रिंटिंग करता था, मैं लॉन्ग जंप्स मतलब ऐसे करता था। तो इंस्टीट्यूट में मैं मतलब वो रिकॉर्ड भी होल्ड करता हूँ 6 मीटर की जंप का अभी तक का। यानी सोमू कॉलेज में 6 मीटर लंबा जंप लगा चुका है। जी सर। और ऐसा ही लंबा जंप आपने प्लेसमेंट में भी लगाया है, बधाई। कुछ ऐसा। जी सर, धन्यवाद। तो एथलेटिक्स में करता था और इसके साथ साथ अब जैसे हमारे जो कोर्सेज़ होते थे तो कोर्सेज़ के थ्रू आप काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं जी। लेकिन मेरा यकीन ये था कि मैं कोर्सेज़ तो ऑब्वियसली मैं कर ही रहा हूँ, जितने भी बच्चे हैं हर कोई वो कोर्स कर रहे हैं, उसको अप्लाई करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं उसको बहुत इम्पॉर्टेंट एक्चुअली अज्यूम करता था। तो मैं रोबोटिक्स काफ़ी करता था, मैं रोबोट्स बिल्ड करता था। IoT आजकल भारत का भविष्य IoT में आने वाला है, आप लिख के लीजिए। तो IoT का काम करता था मैं काफ़ी ज़्यादा, और साइबर सिक्योरिटी इन सब में काम करता था। द थिंग इज़ कि मैंने काफ़ी डोमेन्स एक्सप्लोर किए हैं और ख़ुद से किए हैं, वो कर के मतलब ऐसे किए हैं। तो मैं प्लेन उड़ाता था, रोबोटिक्स करता था और ये सारी चीज़ें करता था, खुद की वेबसाइट और कोडिंग, बहुत कुछ करता रहता था। मतलब मैं तो वही है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो उससे ओवरऑल एक ग्रूमिंग हुई मेरी, जो कि बहुत ज़रूरी है। जी। आप में जुनून सोमू इतना ज़्यादा था कि मैंने सुना आपने फर्स्ट ईयर में अपने एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश करवा दिया था एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में। हाँ सर। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जो कॉलेज को पूरा अच्छे से समझ भी नहीं पाता है और आपने रिसर्च पेपर पब्लिश करवा दिया। हाँ, वो पेपर का ऐसा था कि हमारे CSE की एक फैकल्टी हैं सुप्रभा नाथ, वो अभी IIT बॉम्बे गए हैं, वो यहाँ से शिफ्ट होकर IIT बॉम्बे गए हैं। तो बहुत अच्छी फैकल्टी थी और उन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड किया था मेरे को। मैं तो ऐसे ही गया था कि सर मेरे को गेम थ्योरी, क्योंकि सर मेरे को चेस का अच्छा शौक है काफ़ी, मैं चेस बहुत खेलता हूँ। आपके फादर भी शायद चेस के अच्छे? पापा बहुत, पापा नहीं सिखाया मेरे तो चेस खेलना। पापा को आप डिफीट कर देते हैं? पापा को नहीं डिफीट कर पाते, पापा हमेशा पापा ही रहेंगे, उनसे चेस में नहीं जीत पाएंगे। सोमू के पिता भी तिब्बत बॉर्डर पुलिस में हैं, असिस्टेंट कमांडेंट हैं और बहुत जिम्मेदार अभिभावक के रूप में आप रहे हैं। जी जी। तो पापा से चेस सीखते थे और चेस में इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही था। तो चेस में ही गेम थ्योरी होती है कि गेम्स खेलते कैसे हैं। तो गेम थ्योरी के वो प्रोफ थे, मैं उनके पास गया, कोई भी आइडिया नहीं था मेरे को। मैंने ऐसे कहा था कि सर मेरे को ये चीज़ करनी है। उन्होंने मेरे क्रेडेंशियल्स देखे थे, थोड़ा एक छोटा सा इंटरव्यू लिया था, फिर उन्होंने कहा था कि ठीक है तुम इस चीज़ पे काम करो। तो उन्होंने काफ़ी मेंटर किया, काफ़ी हेल्प की। फिर मैं और मेरी एक और है बैच, मतलब एक और मेरी मतलब के दोस्त है, वो मेरे ही बैच की है। तो मेरी बैचमेट और मैंने और एक PhD, हम 4 लोगों ने मिलकर फिर वो पेपर निकाला था जो कि इंडिया की टॉप डेटा साइंस कॉन्फ्रेंस में गया था। और उस टाइम पर मैं फर्स्ट ईयर की एंडिंग में ही था। तो वो एक बहुत अच्छा वो प्लेटफॉर्म था जहाँ से फिर मेरे को लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि उसके पहले मैं काफ़ी डरता था कि ये करना है, ये नहीं करना। लेकिन फिर जब वो किया तो उसके बाद वो डर खुल गया, कॉन्फिडेंस आया। हाँ, थोड़ा और मतलब और थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। तो वही था सर, मतलब ये थी कहानी उसके पीछे की। तो सोमू, आपकी ऑल इंडिया रैंक JEE 2018 में 949 थी। जी सर। यानी आपसे आगे 948 स्टूडेंट्स थे, 948 विद्यार्थी आपसे आगे थे। वो भी अच्छे IITs में गए होंगे, अच्छी ब्रांचेज उन्होंने ली होंगी, उनके भी हाल ही में कैंपस प्लेसमेंट हुए होंगे। लेकिन 1000 की रैंक के लमसम का विद्यार्थी
18 जेई के ऑल इंडिया टॉपर को, सेकंड टॉपर को, थर्ड टॉपर को कैंपस प्लेसमेंट में फंसा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप एक बार आईआईटी में इंटर हो जाते हैं, उसके बाद में आप अपने आप को किस तरह से ग्रूम करते हैं, उसका ज़्यादा रोल कैंपस प्लेसमेंट में होता है। जी आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ पूरा। और बात ऐसी है कि आपकी जेई रैंक आपके जेई के साथ ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एक बार आप आईआईटी की जेई रैंक जेई के साथ ही ख़त्म हो जाती है। हाँ बिल्कुल। तो हमारे आईआईटी कानपुर में ये कल्चर है, जब भी आते हैं तो जितने भी जूनियर्स होते हैं सबसे उनका नाम, उनका रोल नंबर और उनकी रैंक्स जो हैं वो पेपर में लिखवाते हैं। बिल्कुल। और फिर बोलते हैं कि ये पेपर तुम फाड़ दो। और वो इसलिए बोलते हैं कि अब से इस बारे में कोई और बात नहीं होगी, आपकी रैंक जो थी वो अब हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आए हैं वो सब रैंकर्स ही हैं। तो आपकी रैंक यहाँ कॉलेज के अंदर बिल्कुल मैटर नहीं करती है। कॉलेज में क्या मैटर करता है वो ये कि आपने कितने पेपर निकाले हैं, आपका कहाँ प्लेसमेंट हुआ, आप क्या कर रहे हैं। आप अब जैसे कि आप अगर रोबोट खुद का बना रहे हैं, वो रोबोट चेस खेल रहा है, वो रोबोट अगर रूब्रिक क्यूब को सॉल्व कर रहा है, तो लोग आपको जानेंगे, आपकी रैंक को कोई नहीं जानेगा, क्योंकि आपकी रैंक ख़त्म हो चुकी है मतलब जेई के साथ। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। और जो कॉलेज होता है वो आप में रैंक का जो घमंड होता है जो बच्चों को आता है वो पहले हटा देता है, और वो हटना बहुत ज़रूरी है। वो हटता है, उसी के बाद आप आगे और फिर ग्रो कर पाता है। जी सर। यानी अगर आपकी ही भाषा में कहें, आपका एक बहुत प्रिय सेंटेंस है कि आपका पास्ट आपका फ्यूचर तय नहीं करता है, आपका प्रेजेंट आपका फ्यूचर तय करता है। आपने एक अच्छी रैंक गेन की, उसने आपको आईआईटी में इंटर करवा दिया। अब आप आईआईटी में रहते हुए क्या करेंगे, ये आपका फ्यूचर तय करेगा। राइट सर, राइट। तो समूह जो आईआईटीएंस आपकी मानित एक अच्छा कैंपस प्लेसमेंट पाना चाहते हैं, उनको वो 2-3 बेसिक टिप्स जिनको वो अपने जहन में उतार करके आपकी तरह ही करोड़ों का पैकेज पा सकें। बेसिक टिप तो यही रहेगी कि एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन होता है जिसको हम बोलते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस। और ये साइकोलॉजिकल फिनोमिनन ये कहता है कि जब आप स्ट्रेस और एंजाइटी के एक एनवायरनमेंट में काफ़ी टाइम तक एक्सपोज रहते हैं, तो आप खुद को हेल्पलेस फील करते हैं, जबकि आप कोई काम अच्छे से खुद से कर सकते हैं। तो इट इज़ एग्जैक्टली लाइक कि आपको ये पता है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है और अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व, लेकिन आप वो चीज़ ही नहीं करते हैं क्योंकि आप बहुत डरे हुए होते हैं कि अगर वो चीज़ नहीं हो पाई और मैं फ़ेल हुआ तो क्या होगा। तो ये जो डर होता है ये इंसान को रोक के रखता है एक ही जगह पे और उसको कभी बाहर नहीं आने देता है। बिल्कुल। तो ये डर निकालना बहुत ज़रूरी है, और ये डर एक बार निकल जाता है उसके बाद तो फिर डेडिकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे लेके जाएगी। तो अगर मैं थोड़ा मतलब वो टेक्निकली अगर थोड़ा और इसको और बोलूँ तो जैसे सीएसई में काफ़ी सारे फील्ड्स होते हैं, आप उन सभी फील्ड्स को एक्सप्लोर एक साथ कीजिए। किसी एक फील्ड में ज़्यादा घुसना में दिक्कत ये रहती है कि बैचलर लेवल पे इतना घुस भी नहीं पाएंगे आप, क्योंकि उसके लिए आपको उसमें पीएचडी मास्टर वो सब करनी पड़ेगी। तो जो फेलो आईआईटीएंस हैं जो शायद इस इंटरव्यू को देखें, उनके लिए यही है मैसेज कि सारे फील्ड्स को एक्सप्लोर कीजिए और कुछ भी काम करने से बिल्कुल भी मत डरिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप फेल होंगे, लेकिन फेलियर से आपको एक बहुत अच्छा मोटिवेशन और सीख तो पक्का ही मतलब ऐसे वो मिलेगी कि ये काम ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे करते तो अच्छा होता। तो हिस्ट्री आपके पास एक आएगी और वो हिस्ट्री आपकी बहुत हेल्प करेगी आपका मतलब जो फ्यूचर बिल्ड करने में। तो वही है सर। बिल्कुल। तो सोमो, आप न केवल जो आईआईटीएंस हैं उनके लिए रोल मॉडल हैं, बल्कि जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी आपका जो करियर है वो बहुत बड़ी प्रेरणा है। क्योंकि आपने 11th क्लास लेह लद्दाख से किया, उस समय आप पापा के साथ रहते थे तो वहाँ के केवी से किया। 12th में आप पीसीपी में आए, वहाँ का फाउंडेशन ज्वाइन किया और एक क्लास के बिहाफ पर आपने 12th के साथ सिलेक्शन निकाल भी लिया था। बाद में रैंक इंप्रूव करने के लिए आपने पीसीपी का टारगेट बैच ज्वाइन किया और फाइनली 949 ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी की रैंक के साथ आप आईआईटी कानपुर की कंप्यूटर साइंस ब्रांच में पहुँचे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जेई की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? तो मैं पहले खुद के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा क्योंकि मेरे ख्याल में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11th क्लास मैंने लद्दाख से की थी, अब जैसा बताया सर ने, और 11th वहाँ से की थी। तो ये गौरतलब है कि मेरे जितने भी वहाँ के फंडामेंटल्स थे 11th के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वही फंडामेंटल्स आपके 12th में भी काम आते हैं। तो वो फंडामेंटल्स मेरे थोड़े से वीक थे और हुआ यूँ कि जब मैं 12वीं में यहाँ पे आया तो 12वीं के जो सिलेबस था, 12वीं का जो कोर्स था, उस पे मैंने ध्यान दिया, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं पे मेरे को वो खोखलापन सा दिखा अपनी पूरी प्रिपरेशन में। और जब मैं 12वीं के टाइम पे जेई का पेपर दिया था, उस टाइम पे मेरा सिंपल सा ये माइंडसेट था कि 11th के क्वेश्चंस पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अगर मेरे को कोई ऑर्गेनिक का क्वेश्चन दिख रहा है जो 11th का है, छोड़ देंगे उसको, कोई रोटेशन का दिख रहा है छोड़ देंगे, और केवल
ट्वेल्थ के जो क्वेश्चंस हैं उन पे ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन पे ध्यान देंगे। वो दिया था और उसके थ्रू भी अच्छे नंबर्स आए थे। बेंजीन होगी बेंजीन रिंग बहुत उस टाइम पे वो बहुत डर लगता था उससे। और फिर उसके बाद जब ये हुआ तब भी रिजल्ट आया, मेरा एक भी नेगेटिव नहीं था उस टाइम पे भी। बहुत बड़ी बात। तो उस टाइम पे मेरा एक भी नेगेटिव नहीं था। मार्किंग मैंने जितने किए थे अच्छे किए थे और 170 के आसपास कुछ ऐसे नंबर थे मेरे उस टाइम पे जेईई एडवांस में, और एक अच्छी रैंक थी। तो उस टाइम पे भी आईआईटी, बहुत सारी आईआईटीज़ में ओल्ड एंड न्यू हर जगह मेरा हो रहा था, पर ब्रांच मुझे कंप्यूटर साइंस ही चाहिए थी, क्योंकि बचपन से ही मेरे को दिख रहा था कि मैं आगे के 4-5 साल देख पा रहा था कि जो फ्यूचर है वो पूरा वो जो है टेक्नोलॉजी सपना है वो पाना है, बिल्कुल। समझौता नहीं करना है। जी सर। एक साइड ने बहुत अच्छा लिखा है कि जूते फटे पहनकर आकाश चढ़े हैं, सपने हमेशा औकात से बड़े हैं। सोमू ने जो सपना देखा, भले ही वो बड़ा हो, लेकिन उसको हर हद तक जाकर के पाया। जी सर। तो फिर उसके बाद प्रिंस में आए, और प्रिंस में आके मैंने जब 12th की, फिर 12th से यहाँ पे सिलेक्शन लिया, तब मेरे पास एक मैं थोड़ा मैं उस टाइम थोड़ा सा कंफ्यूज था कि अभी एक ही साल है, और एक ही साल था तो घर वाले भी थोड़े से उस पर मतलब के थे, मतलब हर कोई बहुत चिंतित था कि क्या होगा इसका, एक ही साल है, अच्छे से करना है। तो दी बेस्ट जो कोचिंग है वो मतलब ऐसा है वो कौन सी है, तो इन दी एंड सब कुछ यहीं पे आता है कि दी बेस्ट जो मतलब है कोचिंग वो कौन सी है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमने ऑप्शंस हैं वो ट्राई नहीं किए थे, हम गए थे कोटा, वहाँ पे जाकर के अच्छे जो बहुत जानी मानी कोटा तो आपका ननिहाल भी है, आपके लिए ज़्यादा इजी रहता इजी रहता, लेकिन वही है कि इजी में आप अगर अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं तो आप ग्रो नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। हीरे को बनने के लिए तपना पड़ता है सर। क्या बात। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके आपको चीज़ें तो करनी पड़ती हैं हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा था, मैं वहाँ गया था, मैं कोटा गया था, फिर ढिल्लन जी सर से बात हुई थी, और फिर उसके बाद उनसे बात हुई थी, तब मन ऐसा हो गया था कि नहीं, मेरे ख्याल में सीकर ही एक बहुत अच्छी मेरे लिए वो मतलब एक अच्छी मतलब वो कोचिंग है। और मैं यहाँ पे आया, और दी बेस्ट तो कोचिंग है वो कौन सी है, तो मैं आंसर दे देता हूँ, प्रिंस, एजुहब और जो पीसीपी बहुत अच्छी कोचिंग है। यहाँ पे क्या यानी आईआईटीज़ के इतिहास के सबसे बड़े कैंपस प्लेसमेंट होल्डर अब तक के इतिहास के, चाहे अब्रॉड के लिए हो चाहे कंट्री के लिए हो, वो सोमू प्रजापति कह रहे हैं कि दी बेस्ट कोचिंग। जी सर। आर यू श्योर? जी सर, दी बेस्ट। थैंक यू। जी सर। दी बेस्ट को मतलब जो कोचिंग है दैट इज़ द पीसीपी, राइट। यहाँ की फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छी है, हमारे टाइम पे बहुत अच्छी फैकल्टीज़ थी, अब तो उस चीज़ पे और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी सारी फैकल्टीज़ हो गई हैं, कैंपस खूब बड़ा हो गया है, काफ़ी सारे बच्चे हैं, मैनेजमेंट आप पे बहुत ध्यान देता है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हर कोई अप्रोचेबल है यहाँ पे, यहाँ के डायरेक्टर से लेकर के यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर, आप सर, हर कोई बहुत अप्रोचेबल है, और हर एक बच्चे के लिए मतलब डायरेक्टर सर तो अभी आपके बर्थडे पे डांस कर रहे थे, चेयरमैन सर आपके केक लगा रहे थे, हाँ। सीएमडी सर आपको केक खिला रहे थे, बिल्कुल पे यूँ लग रहा है, मैं देख पा रहा हूँ अभी भी केक लगा हुआ है। केक के निशान है थोड़े से। जी जी। तो हर कोई अप्रोचेबल है, आप पे मतलब आप पे पूरा ध्यान दिया जाएगा, और फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छी हैं। एट टाइम्स आप बहुत डिमोटिवेटेड फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि लक्ष्य बहुत दूर है और बहुत कठिन है, लेकिन ऐसे टाइम पे आपको कोई ऐसा हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है जो कि आपको एक अच्छी वो दिशा दिखाए और यूँ बोले कि मंजिल इतनी दूर नहीं है, तुम्हें काम करते जाना है। तो ये सब चीज़ें हैं पीसीपी में, जो कि इसको बाकी कोचिंग से बहुत अलग एक्चुअली वो मतलब ऐसे वो एक्चुअली बनाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं पीसीपी आया, फिर टारगेट कोर्स किया, और अच्छा सिलेक्शन लेके यहाँ से निकले, और यहाँ पे जो फोकस और जो डेडिकेशन और जो टाइम मैनेजमेंट यहाँ से सीखा मैंने, वो मेरे ज़िंदगी भर काम आएगा, अभी भी आ ही रहा है। एक साथ में दो इंटर्नशिप्स हैं वो मैनेज एक साथ करता हूँ, जिसमें से एक यूएस के टाइम जोन की 2 इंटर्नशिप एक साथ? हाँ, और एक इंडिया तो की वहाँ का तो टाइम जोन भी अलग अलग रहता हाँ, है, इंडिया के लिए कर रहे हैं, यूएस के लिए कर रहे हैं, तो टाइम जोन क्लैश होता होगा। हाँ, तो सर आप आंखों के नीचे काले गड्ढे देख पा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल जूम करके दिखाएं तो मैं देखना चाहूँगा। चलिए सर, तो वही है कि मतलब ऐसा है कि रात भर जगते हैं, बहुत बार आपकी मीटिंग्स होती हैं क्लाइंट्स के साथ जिनको आपको हैंडल करना होता है, वो रात को होती हैं। बहुत बार आपके पास मतलब ऐसा होता है कि आपकी वो दिन में मतलब वो होती है मीटिंग्स, तो आप बहुत बार 2 घंटे सो पाते हैं, बहुत बार आपको ऐसे ब्रेक्स में भी मतलब वो नींद निकालनी पड़ती है। क्या बात। तो वो सब करके वही है कि ये सब करते हैं, और 21 साल का हुआ हूँ मतलब अभी मैं, तो अभी के हिसाब से घर वालों को लगता है बहुत कुछ कर रहा हूँ, आप लोगों को लगता है, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं बहुत कम कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इन लोगों को देखता हूँ तब मेरे को लगता है कि मैं कितना कम कर रहा हूँ। तो वही है।
तो कहते हैं कि अगर हीरे की चमक रखता है तो मुझसे अंधेरे में मिल, रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। सोमू की आंखों के नीचे के काले घेरे इस बात के सबूत हैं कि तपस्या बहुत की गई है, मेहनत बहुत की गई है करोड़ों रुपए के पैकेज तक पहुंचने के लिए। आज ही 21 साल की उम्र पूरी की है सोमू ने, 22वीं साल में प्रविष्ट हुए हैं, यानी 21 साल के मोस्ट एलिजिबल और डिमांडिंग बैचलर अगर कहें तो अब रिश्ते विश्ते आने शुरू हो गए होंगे। अभी तो 20-22 दिन का टाइम हुआ है, मतलब एडवांस बुकिंग चालू हुई या नहीं हुई? नहीं सर, मेरे पापा के पास कॉल आ रहे होंगे, मम्मा के पास कॉल आ रहे होंगे। पता नहीं। तो सोमू अपने आप में एक मिसाल है, यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, आईआईटीन्स के लिए, सोसाइटी के लिए। और एक 21 साल के युवा के आप जज्बात देखिए, देश के लिए करना है, देश में रह कर के करना है, देश को आगे बढ़ाने के लिए करना है। और यही वो चीज़ें हैं जो देश का निर्माण करती है, देश को बनाती हैं। ऐसे ही लोगों ने भारत को बनाया है जिनके जहन में कंट्री फर्स्ट रहा है। तो सोमू, एक बार फिर से आपको पूरे प्रिंस एजुकेशन हब की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम प्रिंस एजुकेशन हब के पिपराली सर्किल के कैंपस प्रिंस स्कूल और प्रिंस लोटस वैली में हैं। आप पीछे देख पा रहे होंगे कि बच्चे प्री बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं और सोमू बेसिकली इन बच्चों से मुखातिब होने के लिए ही आए थे। उसके बाद में ये इंटरव्यू रखा गया। तो आइए सोमू, कुछ बच्चों से भी बात करते हैं। आपकी मोटिवेशनल सेमिनार के बाद उनमें कैसा जज्बा है, उनमें कैसा जुनून है, ये अपन जानते हैं। तो आइए बच्चों से मिलते हैं। ये अपने प्रिंस एडू हब के प्रिंस स्कूल और प्रिंस स्कूल लोटस वैली का पिपराली सर्किल कैंपस है और बहुत ही खूबसूरत कैंपस इसको तैयार किया गया है। और ये 12th क्लास के बच्चे प्री बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं। बोर्ड की प्रिपरेशन बेहतर हो उससे पहले प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स के माध्यम से ये एवेल्यूएट कर लेते हैं कि बच्चा किस स्टेज पर खड़ा है, ताकि उसको किस तरह से और बेटर ग्रूम करना है। और अभी सुबह आपकी टॉक के बाद में तो इन बच्चों में बहुत अच्छा उत्साह भी है, जोश भी है। तो बच्चे बैठे हैं, मैं बच्चों से जानना चाहूँगा। आप बताएं बेटा, सुबह सोमू भैया ने आपसे बात की, आपको गाइड किया आप सब लोगों को, तो उसके बाद आपको कैसा लग रहा है? भैया से बात करने के बाद हमें बहुत ही मोटिवेटेड फील हो रहा है और अंदर से एक नई एनर्जी आई है कि हम जितनी ट्राई करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, हम उतना अच्छा कर सकते हैं। जैसे हम एक बुक को जितनी भी बार पढ़ेंगे, हम उस पेज में से हर बार एक नई चीज़ सीखेंगे। उसी तरीके से जैसे भैया ने हमें सुबह बताया था कि उनकी अब बिज़ी लाइफ कितनी है कि उन्हें सुबह भी जागना पड़ता है, रात को भी जागना पड़ता है, वो सिर्फ 6 घंटे की नींद ले पाते हैं। वैसे ही हमें भी इतनी कड़ी मेहनत करनी है कि जहाँ जिस मुकाम पे आज भैया खड़े हैं, उसी मुकाम पर हम भी खड़े हों। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यानी भैया का आपसे बात करना सार्थक रहा। यस सर। चलिए, मैं देख पा रहा हूँ कि संस्था के CMD ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी राजेश ढीलन सर भी इन बच्चों की मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं। आज इस कैंपस के विजिट पर आए हुए हैं, तो हम उनसे भी मिलना चाहेंगे क्योंकि सोमू ढीलन सर का बहुत प्रिय रहा है और सोमू को सही ट्रैक पर रखने में ढीलन सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, गाइड करने से लेकर के, बात करने से लेकर के सारी चीज़ें। तो सर, अपने प्रिय स्टूडेंट को करोड़ों रुपए के पैकेज पाने के बाद इसके खिलते हुए चेहरों को देख करके, क्योंकि प्रिंस से इसका इतना लगाव कि पिछले 3 दिन से प्रिंस ही है, जबकि प्लेसमेंट हुए है अभी 20-22 दिन पूरे हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रिंस के साथ एंजॉय कर रहा है। तो आप इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? सभी व्यूअर्स को नमस्कार। सोमू यहाँ पर पिछले 2 दिन से आया हुआ है और आज के दिन इसने प्रिंस एकेडमी में भी बच्चों से मिला है, यहाँ पर भी बच्चों से मिला। इसके जो थॉट्स हैं, इसके जो विचार हैं, वो सुनकर मेरे को बहुत अच्छी प्रसन्नता हो रही है। इसने बच्चों को कहा कि आदमी का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, आदमी का उद्देश्य होना चाहिए लोगों के जीवन में वैल्यू एडेड करना। और ये थॉट में सुनकर मैं मान रहा हूँ कि वास्तव में 2 साल सोमू यहाँ पर रहा है, हमने बहुत अच्छा इसके ऊपर एफर्ट्स किया है और ये लगातार प्रिंस के विचारों पर चल रहा है। बहुत बढ़िया। सोमू ने एक ही बात कही थी यहाँ आने के बाद भी, कहा सर मैं प्रिंस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और आज के समय में भी प्रिंस है वो लगातार लोगों के अंदर वैल्यू एडेड कर रहा है। बिल्कुल।
और इस थॉट के साथ जो आदमी काम करता है, इस थॉट के साथ जो आदमी चलता है, उसकी सफलता अपार होती है। अभी ओंकार सर, कुछ समय पहले मैं सोमू को लोटस वैली का विजिट करवा रहा था। तो यहाँ जाकर क्लासों के अंदर इसने देखा तो क्लासों में सारी क्लासें, यहाँ बोर्ड तो गायब हैं जी और बोर्ड की जगह एलईडी पैनल ले चुके हैं, स्मार्ट क्लास बन चुके हैं सारे। जी। बच्चे इतने अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, तो उनको देख के सोमू ने कहा, सर यहाँ तो ये विदेशी कल्चर आ रहा है, ये तो विदेशों की, ऐसा फील ही नहीं हो रहा है इंडिया की स्कूलें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि बच्चों के अंदर संस्कार इस प्रकार के डालें कि वो कहीं पे ही पहुँच जाए, लेकिन अपने धरातल के ऊपर खड़ा जरूर रहे, अपने लोगों के प्रति उसके मन में अच्छी जगह हो और दिमाग के अंदर ये हो कि आने वाले समय में अपन अपने देशवासियों के लिए, मानव समाज के लिए बहुत अच्छे वैल्यू एडेड का काम करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सोमू का प्रिंस एजुकेशन हब से इतना गहरा लगाव है कि आपने अभी ये बताया कि प्रिंस की अग्रणी संस्था पीसीपी से जो बच्चे जेई में जाएंगे उनके लिए एक बूट कैंप मैं तैयार करूंगा, 1 महीने का ट्रेनिंग कैंप, ताकि वो आईआईटीज में जाकर के वहाँ का मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकें और एक बहुत अच्छे प्लेसमेंट के साथ बाहर निकल सकें। तो उस बूट कैंप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो वो बूट कैंप उन बच्चों के लिए जो आईआईटी सेलेक्ट होंगे और आईआईटी में जाकर के, अब जैसे कि आप देखेंगे कि देयर आर प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती है, रेंजिंग फ्रॉम स्पोर्ट्स टू म्यूज़िक टू डांस टू एवरीथिंग। तो मेरा स्ट्रॉन्ग सूट कंप्यूटर है, तो मैं कंप्यूटर साइंस उसके आसपास ही रहूँगा ज़्यादातर। लेकिन मैं सबसे पहले तो बच्चों को ये सिखाऊंगा कि बात कैसे करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो नहीं आता है। क्योंकि अब जैसे कि आईआईटी का सबसे अच्छा एसेट जो अभी भी है मेरे साथ, वो ये है कि वहाँ के लोग जिनके पास मैं कभी भी रीच आउट, मतलब ऐसे वो कर सकता हूँ किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर के। तो वो बूट कैंप में यही रहेगा कि बच्चों को सिखाया जाएगा कि आपको अपनी आगे के 4 साल कॉलेज के जो हैं वो ऑप्टिमली जीने कैसे हैं। और स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्लेसमेंट्स, उसमें आप रिसर्च कैसे मतलब उसमें आप चाहो तो आप जो रिसर्च में आप चाहो तो जाओ, या फिर आप अच्छा प्लेसमेंट लो, खुद का स्टार्टअप मतलब ऐसे करो। बट इन द एंड हाउ टू ऐड वैल्यू टू द लाइव्स ऑफ पीपल बाय यूजिंग योर नॉलेज, ये उसका पूरा मतलब जो है वो कोर रहेगा। तो एंड मतलब आई होप कि उसमें मतलब कि जो है प्रिंस, उसकी काफ़ी अच्छी भूमिका रहेगी और यहाँ के बच्चों को मैं काफ़ी अच्छे से मेंटर करूँगा, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। सो या, थैंक यू सर। थैंक यू सोमू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आप देश के लिए जिएँ, देश को आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बड़े पैकेज की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इसी मानिद आगे बढ़ते रहें और प्रिंस के गौरव को आगे बढ़ाते रहें, अपने परिवार के गौरव को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू, नमस्कार।